मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि इंतखाबी निशान लिए जाने के बावजूद तहरीक इंसाफ बतौर सियासी जमात वजूद रखती है और इलेक्शन लड़ने की अहल थी। फैसले के मुताबिक जिन अरकान ने तहरीक इंसाफ से वाबस्तगी जाहिर की थी वो तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली कहलाएंगे। खुद को आज़ाद जाहिर करने वाले अरकान को भी सुप्रीम कोर्ट ने तहरीक इंसाफ में शामिल होने का एक और मौका दिया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक मखसूस नशिस्तें भी तहरीक इंसाफ का हक है। आइन की इस तशरीह पर हुकूमती जमातें हैरान और परेशान हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान के अक्सर सियासी बहरान अदालती फैसलों से ही जन्म लेते हैं। क्या ही अच्छा होता कि जब सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन से पहले तहरीक इंसाफ के इंतखाबी निशान से मुतालिक फैसला दिया तो अपने फैसले में लिख देती कि भाई इंट्रा पार्टी इलेक्शन ना कराने की वजह से तहरीक इंसाफ को इंतखाबी निशान तो नहीं दिया जा सकता, मगर वो बतौर जमात किसी भी दूसरे इंतखाबी निशान पर इलेक्शन लड़ने की अहल होगी। इस एक वजाहत से वो बहरान टल जाता जो आज सर उठाए खड़ा है। हुकूमत के लिए अब सर्वाइवल का मसला है। अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मिनोआन अमल हो गया तो तहरीक इंसाफ मखसूस नशिस्तों के बाद कौमी असम्बली में मजीद ताकतवर हो जाएगी। मौजूदा हुकूमत के नंबर कम हो जाएंगे और वो अपनी 2/3 अक्सरियत खो देगी। अपनी जीती बाजी को हारता देखकर हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को तस्लीम न करने का फैसला किया है और काउंटर स्ट्रैटेजी के तौर पर कानून साजी के जरिए तहरीक इंसाफ का रास्ता रोकने की कोशिश की जा रही है। मामला इतना आसान नहीं है। लड़ाई सिर्फ हुकूमत और तहरीक इंसाफ की नहीं रही। हुकूमत के पास अगर पार्लियामेंट की ताकत है तो तहरीक इंसाफ के पीछे सुप्रीम कोर्ट का फैसला खड़ा है। बदकिस्मती से एक बार फिर पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट एक दूसरे के आमने सामने आ गए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का तोड़ निकालने के लिए हुकूमत ने कौमी असम्बली में इलेक्शन एक्ट का दूसरा तरमीमी बिल 2024 पेश कर दिया है, जिसके मुताबिक आज़ाद उम्मीदवार मखसूस मुद्दत के बाद किसी और सियासी जमात में शामिल नहीं हो सकता। मुजवज़ा बिल में इलेक्शन एक्ट 2017 के सेक्शन 66 और 104 में तरमीम पेश की गई है। पहली तरमीम में जीतने वाले आज़ाद रुकन को 3 दिन के अंदर अंदर किसी भी सियासी जमात में शमूलियत का पाबंद बनाने की तजवीज़ है। 3 दिन के बाद कोई आज़ाद रुकन किसी और सियासी जमात में शामिल नहीं हो सकेगा और उसकी किसी सियासी जमात में शमूलियत की रजामंदी नाकाबिल तस्दीक होगी। पहली रजामंदी की तस्दीक के लिए किसी भी अदालत का फैसला असरअंदाज नहीं हो सकेगा। दूसरी तरमीम के मुताबिक जिस पार्टी ने मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त इलेक्शन कमीशन को जमा ना कराई हो उसे मखसूस नशिस्तें नहीं दी जा सकती। ये दोनों तरमीम पार्लियामेंट से मंजूरी के बाद फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होंगी। सुप्रीम कोर्ट ने 39 अरकान को तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली तस्लीम कर लिया था, जिसका इलेक्शन कमीशन नोटिफिकेशन जारी कर चुका है। मसला इन 41 आज़ाद अरकान का है जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल हो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उन 41 अरकान को भी 15 दिन का वक्त दे रही है कि अगर वो चाहे तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को छोड़कर दोबारा तहरीक इंसाफ में शामिल हो सकते हैं। मखसूस नशिस्तों के लिए फहरिस्त जमा ना कराने के बावजूद सुप्रीम कोर्ट पीटीआई को हैरान कुन तौर पर एक और मौका दे रही है कि पहले ना सही अब आप फहरिस्त जमा करा दें। हुकूमत कानून साजी कर रही है कि आप फहरिस्त जमा नहीं करा सकते। फहरिस्त जमा कराने का वक्त इलेक्शन से पहले तक का था। हुकूमत सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के 41 अरकान को भी पीटीआई का तस्लीम करने को तैयार नहीं। हुकूमत के मुताबिक किसी भी जमात में शामिल होने का वक्त भी अब गुजर चुका है और अब ये 41 अरकान पीटीआई के नहीं सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के ही कहलाएंगे। सुप्रीम कोर्ट का फैसला और हुकूमत की कानून साजी एक दूसरे से मुतजाद है। अब होगा क्या? क्या हुकूमत कानून साजी के जरिए तहरीक इंसाफ का रास्ता रोक पाएगी? क्या इस कानून साजी के जरिए हुकूमत सुप्रीम कोर्ट का फैसला गैर मौसर कर पाएगी? क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कोई भी कानून साजी खत्म कर सकती है? ये बहरान मुल्की सियासत को आखिर किस तरफ ले जाएगा? जीत हमेशा की तरह सुप्रीम कोर्ट की होगी या फिर इस बार हुकूमत पार्लियामेंट की बालादस्ती के लिए कोई भी कीमत चुकाने को तैयार है? इन सब अहम सवालों पर हम बात करेंगे, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद कहीं मत जाइएगा क्योंकि मेहमान हमारे साथ होंगे। आप देखते रहिए सीधी बात बीनर सलीम के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ब्रेक के बाद आप लोग को खुशामदीद कहते हैं और इस वक्त सीधी बात जोन के अंदर जो डायनामिक पैनलिस्ट मेरे साथ दे रहे हैं मैं उनका तारुफ आपसे करा देती हूँ। सबसे पहले जी मुझे ज्वाइन कर रहे हैं वेरी ऑनरेबल तैमूर मलिक साहब, रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम आज सीधी बात का हिस्सा है और मैं उम्मीद करती हूँ कि ये सीधी बात बीनर सलीम के साथ की फैमिली का हिस्सा आज के बाद से मुसलसल बनते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया तैमूर मलिक साहब ज्वाइन करने के लिए। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं जी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रिप्रेजेंटेशन करते हुए नादिर गबूल साहब। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। आप इनको अक्सर सीधी बात में देखते
रहते हैं। एक और चेहरा जो आप अक्सर सीधी बात में देखा करते हैं वो है जी परवेज संधेला साहब का, और आज भी इन्होंने वक्त निकाला है और परवेज संधेला साहब जो है हुकूमती बेंचेस नून लीग को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये हुकूमत है, इसीलिए ये हमेशा चमकते दमकते रहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया परवेज साहब ज्वाइन करने के लिए। शो का आगाज़ मैं तैमूर मलिक साहब आपसे करना चाहूँगी। एक तो सबसे पहले कि आप फर्स्ट टाइम मेरे शो पे आए हैं, दूसरा ये कि आप वाहिद एक ऑपोजिशन हैं, इकलौती ऑपोजिशन इस पूरे पैनल के अंदर। तो सर आपके लिए मेरे पास तो कोई अच्छी खबर नहीं है अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि जो मखसूस नशिस्तों से मुतालिक जो फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट का, मुझे लगा कि कंसिडरिंग द पैटर्न ऑफ नून लीग कि नून लीग इस पर सरेंडर कर लेगी। लेकिन सर बुरी खबर आपके लिए ये है कि हुकूमत ने इस पर सरेंडर करने से इनकार कर दिया है, बल्कि उन्होंने काउंटर स्ट्रैटेजी लेकर के आए हैं। काउंटर स्ट्रैटेजी के ऊपर डेफिनेटली वो आप लोगों को रिस्ट्रिक्ट करेंगे, आप लोगों को बाउंड करेंगे। वो जो एक 15 दिन का मार्जिन एक दिया हुआ था कि जी आप इस पार्टी से उस पार्टी में जा सकते हैं, वो अब नहीं होगा, क्योंकि वो क्या कहते हैं कि एक दफ़ा जो कमिटमेंट कर ली फिर उसके बाद तो मैं किसी की भी नहीं सुनता। तो वो वाला जो फॉर्मूला है ना आप पर अप्लाई होने वाला है कि एक दफ़ा जो आप लोगों ने डिक्लेरेशन दे दी ना, उसके बाद दूसरी बारी कोई नहीं जे। तो तैमूर मलिक साहब, दिस इज नॉट गोइंग टू बी अ गुड न्यूज़ from any angle for you people. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। देखें, जो आप बात कर रही हैं वो शायद इस तनाज़ुर में कर रही हैं कि इन्होंने जो पार्लियामान में आज या कल जो बिल पेश किए हैं उनमें से एक बिल जो है इस तरह की कोई बात करता है कि आप अपने एफिडेविट चेंज नहीं कर सकते या अपनी पार्टी लिस्ट चेंज नहीं कर सकते या जमा नहीं कराएगी लिस्ट तो दोबारा नहीं बाद में नहीं करा सकते। लेकिन देखें, ये जो भी करेंगे अगर ये कर पाए, क्योंकि उसके ऊपर भी एक डिबेट है कि इस तरह की चीज़ें क्या ये सादा अक्सरियत के साथ पार्लियामान में जो इनके पास इस वक्त फॉर्म 47 की अक्सरियत है उसके तहत ये बदल सकेंगे कि नहीं। अगर बदल भी लेते हैं तो इस तरह के कानून का रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं हो सकता, यानी कि माजी के ऊपर इतलाक नहीं हो सकता। तो ये आइंदा के लिए तो बना सकते हैं और बिल्कुल आइंदा के लिए चीज़ें वाज़ेह होनी चाहिए सबके लिए, सब पार्टीज़ के लिए, पूरे सियासी निज़ाम के लिए। सिर्फ ये नहीं, बहुत सारी और तब्दीली और रिफॉर्म्स आनी चाहिए अगले इलेक्शन से पहले। तो बिल्कुल ठीक है फ्यूचर के लिए, लेकिन पिछली चीज़ों के ऊपर ये अप्लाई नहीं करेगा। तो इसलिए अगर इनका ये ख्याल है कि ये इस तरह का कोई कानून बना के उसका इतलाक पिछली चीज़ों के ऊपर करने की कोशिश करेंगे तो वो नहीं होगा। और अगर ये बिल पास भी कर लेते हैं तो ये सुप्रीम कोर्ट और जो है उसको दे स्ट्राइक इट डाउन, बिकॉज रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट हो नहीं सकता। और इसके ऊपर पाकिस्तान नहीं पूरी दुनिया के केसेस की जजमेंट्स मौजूद हैं इस इशू के ऊपर। तो मेरे ख्याल में कोई खतरा नहीं है इन चीज़ों का। और एक अब तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस ने भी कह दिया है इनको मात मान लेनी चाहिए, और बल्कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स को भी आगे चलाना चाहिए। हमारे जैसों की इलेक्शन पिटिशंस की भी सुनवाई अब हो ही जानी चाहिए फाइनली, ताकि मामलात क्लियर हों और डेमोक्रेसी आगे चल सके। ठीक है तैमूर मलिक साहब, आपने बड़ी पढ़ी लिखी बड़ी समझदारों वाली बात की है, लेकिन जहाँ से मैं देख रही हूँ और जो आवाम को समझ में आ रहा है ना वो ये आ रहा है कि एक रौला तो पढ़ना ही पढ़ना है। परवेज संधेला साहब, यही चीज़ आपने देखा ना, तैमूर मलिक साहब क्या कह रहे हैं कि कानून साजी आपने कर ली, फाइन, ये माजी के ऊपर इसका इतलाक नहीं होगा। डेफिनेटली इनका अपना एक फंडा है, इनकी अपनी एक अंडरस्टैंडिंग है। लेकिन सर जो माजी में होता रहा है ना अभी भी वही हो रहा है। कानून साजी पार्लियामेंट करती है, लेकिन उसकी जो तशरी है वो सुप्रीम कोर्ट करती है। इस बात की क्या गारंटी है कि आप जो एक नई कानून साजी कर रहे हैं या आप जो आंखें दिखा रहे हैं चाहे पार्लियामेंट के थ्रू ही, इस दफ़ा कानून साजी के बाद आपको उसकी तशरीह भी वही मिलेगी जो पार्लियामेंट चाहती है? रौला तो पड़ेगा सर, इसका अंजाम क्या होगा? ये जो हुकूमत वर्सेस हम जुडिशरी देख रहे हैं। विनेश, आप समेत तमाम पैनल के दोस्तों को मेरा प्यार भरा सलाम। देखें, उनका कॉन्फिडेंस चेक करें कि वो कह रहे हैं कि कुछ भी कर लो, वो जैसे मर्जी कर लें, आना तो सुप्रीम कोर्ट में ही है ना, कर लेंगे हम वहां पे। तो आप कॉन्फिडेंस चेक देखें मलिक साहब का, उनकी पार्टी का, कि वो कह रहे हैं कर लो जो करना है, जो आपसे होता है वो कर लें। मतलब ये देखें ना, वो पुराने कानून को मान रहे हैं और वो कह रहे हैं जो आप अभी कानून बनाएंगे उसको भी हम नहीं मानेंगे। और अगर आपने बना भी लिया तो उसके बाद फिर जहां पे आना है वहां पे फिर उसका वही हाल होना है जो पहले पंजाब की हुकूमत का हुआ था, या फिर अभी जो ये सुन्नी इत्तेहाद वाली सीटों का हुआ है वही होंगे। देखिए क्या कानून में पहली बात तो कि ये पहले से कानून मौजूद है। अगर आपने किसी जमात के साथ 3 दिन के अंदर अंदर आपने वहां पर अपनी वफादारी जमा की तो 3 दिन के बाद अगर दोबारा वहां से हटते हैं तो आपको दोबारा इलेक्शन लड़ना पड़ेगा, जिस मर्जी जमात से जाके लड़ लें, यही कानून है ना। लेकिन यहाँ पर क्योंकि उनका कॉन्फिडेंस है, उनको पता है कि हमें पूरी ईमानदारी जो है वो हासिल है और हमें किसी जगह पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो कहते हैं कि एक और भी कानून बना ले। कैसे हो सकता है कि कुछ लोगों ने जिन्होंने ऑलरेडी सुन्नी इत्तेहाद के साथ, देखिए सुन्नी इत्तेहाद को इलेक्शन कमीशन की तरफ से बकायदा रिटर्न कहा गया था कि आप अपनी जो ये सीटें हैं, महसूस सीटें, इसके लिए नाम जमा करवाएं
रिटर्न जवाब दिया गया हुआ है कि नहीं जी साढ़े को बंदे कोई नहीं, हमारे बंदे जीतने कोई नहीं, तो हमें वहां पे सीटें चाहिए नहीं है। हाँ। ये इलेक्शन से पहले करना पड़ता है। जब इलेक्शन की एक तारीख है उससे पहले जमा करवानी पड़ती है, वो जमा नहीं हुई हुई। और अगर वहां पर भी ऐसा है और यहाँ पर भी चीजें चल रही हैं, और आज ये अगर कहा जा रहा है 15 दिन का टाइम दिया जा रहा है और कार फ्लोर देखिए यहाँ पर रीराइट क्या किया जा रहा है, अगर मुझे बोलने दे तो अपनी बारी पे जो करना कर ले, ज्यादा बेहतर होगा। हाँ ठीक है नादिर कबूल साहब, आप भी क्योंकि हुकूमत का हिस्सा हैं, तो कानून साजी के लिए एक और एलिमेंट है जो बहुत देखा जाता है, और ये भी हमें तशरीह करके कोर्ट्स ही बताती हैं, जुडिशरी ही बताती है कि कानून साजी के लिए ना इंटेंशन, नीयत बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। अब ये जो कानून साजी आप लोग कर रहे हैं या करने जा रहे हैं या जो कर दी है या जिसकी प्लानिंग हो गई है, इसकी इंटेंट तो मुझ जैसे एक आम एंकर, एक आम पाकिस्तानी को भी पता है कि ये तो एक काउंटर स्ट्रैटेजी है सर। तो सब जब इंटेंशन की बात आएगी ना, तो उस टाइम पे सर फिर ये हुकूमत की नहीं चलनी। जी अस्सलाम वालेकुम बीनिश, पहली बात तो ये कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत का हिस्सा नहीं है, हम कंडीशनल सपोर्ट दे रहे हैं। ये मैं बार बार हर शो में बोलता हूँ और आपके शो में भी रिपीट करूंगा। और दूसरी बात ये है कि आप एक मामूली एंकर नहीं है, आप माशाल्लाह एक बहुत सीनियर एंकर पर्सन है और बहुत सीजनड है और पूरा पाकिस्तान नादिर भाई बड़ी मेहरबानी आपकी, लेकिन अभी तो आती हवाएं लगने से पहले ही आपने अपने आप को हुकूमत से अलग कर लिया। हमारा कोई तल्लुक नहीं है हुकूमत, मतलब नादिर भाई टू गुड, रिपब्लिक के प्रेसिडेंट है, गवर्नर है, पाकिस्तान से हमारा कोई तल्लुक नहीं है। चलिए सुन ले नादिर भाई को सुन ले। जी नादिर भाई, बजट भी जब पेश हो रहा था उस वक्त भी हमने इस चीज़ को वाज़ेह की थी कि हम डे 1 से इस असेंबली के कंडीशनल सपोर्ट दे रहे हैं गवर्नमेंट को। अगर हम गवर्नमेंट का हिस्सा होते तो फिर बजट पे इतना रोला ही नहीं होना था। तो ये बात तो वाज़ेह हो चुकी है। और दूसरी बात ये है कि इंटेंट की बात परवेज़ भाई ने बहुत अच्छी तरह से आपको एक्सप्लेन किया कि ऑलरेडी एक कानून मौजूद है कि अगर कुछ मेंबरान ऑलरेडी एफिलिएटेड हैं और उनकी रिप्रेजेंटेशन इस्टेब्लिश्ड है असेंबली के अंदर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से, तो वो फिर कैसे आफ्टर उनको पता चल जाए कि अब रिलीफ मिलना शुरू हो गया तो फिर वो डिफेक्ट करके पीटीआई को जाके ज्वाइन कर सकते हैं या किसी भी पार्टी को, पीपल्स पार्टी को भी नहीं ज्वाइन कर सकते। ये कानून आया ही हमारे दौरे हुकूमत में था जब हमारे 2008 वाली जो असेंबली थी उसी टेन्योर में, और उसका बुनियादी मकसद ही ये था कि डिफेक्शंस जो माजी में हॉर्स ट्रेडिंग होती थी उसको हमने ख़त्म करना था, क्योंकि इसकी वजह से पाकिस्तान की सियासत, पाकिस्तान की डेमोक्रेसी को बहुत डैमेज होता रहा है माजी के अंदर। तो ये चीज़ हम करना चाहते थे और अल्लाह का शुक्र है ये एक बहुत अच्छा इक़दाम था जिसके बाद बहुत स्ट्रेंथन हुई डेमोक्रेसी उसके बाद, क्योंकि हमने देखा है कि अगर कभी भी किसी भी मेंबरान ने डिफेक्ट करने की कोशिश की तो उनको डिसीट किया गया है और दोबारा से उनको इलेक्शन लड़ना पड़ा है। तो अभी भी वो कानून मौजूद है। ये जो नई कानून साजी करने जा रही है ये इसका बिल्कुल मलिक साहब क्योंकि खुद एक कानूनी माहिर है, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट किसी भी कानून का यूजुअली नहीं होता और अभी भी नहीं होगा, मगर ऑलरेडी जो कानून पहले से एस्टैब्लिश्ड है उसकी वजह से सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के साथ जितने भी मुंसलिक मेंबरान हैं वो डिफेक्ट नहीं कर सकते। डिफेक्ट करेंगे तो नादिर भाई ये बात आपको आज तैमूर मलिक साहब के साथ एक छत के नीचे बैठ करके इस्लामाबाद स्टूडियोज में आपको समझ में आई है? लोगों ने शायद उनको बताया गया कि आप कोई मसला ही नहीं है, आप बस सारे केसेस बेचते हैं और ये सारे हैं भी माशाल्लाह एक पूरी एक फ्रेटर्निटी ऑफ लॉयर्स हैं ये, तो इनको बहुत ज़्यादा यकीन है अपने जो कहते हैं ना कि जुडिशरी के जो हमारे बहुत ही काबिल एहतराम जजेस बैठे हुए हैं, बहुत ज़्यादा उन पर यकीन है कि क्योंकि सारे एक ही फ्रेटर्निटी से बिलोंग करते हैं तो शायद एक दूसरे को ये इसी वजह से फेवर करें। और ये इनकी स्ट्रैटेजी थी 2024 के इलेक्शन में जाने से पहले और आई थिंक इसी स्ट्रैटेजी पे ये आज भी रिलाई कर रहे हैं। मगर पाकिस्तान की जो आवाम है वो भी इतनी आसानी से उनको बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता कि जो लाडला प्लस इनको अभी तक फेवर दिया जा रहा है, अल्लाह करे कि ख़त्म हो जाए, बिकॉज ये पाकिस्तान की स्टेबिलिटी के लिए बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान ऐसे मुश्किल मरहले से गुजर रहा है कि वी कैन नॉट अफोर्ड एनी मोर कंफ्यूजन कि किसकी गवर्नमेंट है किसकी नहीं है, असेंबली में कौन आएगा कौन नहीं आएगा। जो रिलीफ मिली जा रही है इस दफ़ा इनके लाडले को जेल के अंदर, इस तरह की भी बातें चल रही है कि एक ट्रेंड चलता रहेगा और शायद जेल से निकल कर रिहा हो जाएंगे। मैं तो कहता हूं कि ये पहली दफ़ा पाकिस्तान की हिस्ट्री में होगा कि इतनी जल्दी किसी को रिलीफ मिला जा रहा है। हमारे लीडरान, हमारे आसिफ जरदारी साहब 11 साल जेल में पड़े रहे हैं, उनके उसके बाद फिर कोई जुर्म साबित नहीं हुआ, फिर भी आज तक वो भुगत रहे हैं, आज भी उनके खिलाफ केसेस बन रहे हैं। यहाँ पे तो 1 या 1.5 साल सिर्फ आ गया सर आपका मौक़िफ़, मगर फिर भी उनको सारे केसेस माफ़ किए जा रहे हैं, उनको रिलीज की तरफ उनके लिए एक राह हमवार की जा रही है। ठीक है नादिर कबूल साहब, मैं सप्लीमेंट्री क्वेश्चन आपसे करना चाहती हूँ, लेकिन पहले मैं ज़रा तैमूर मलिक साहब को ज़रा दोबारा ऐड कर लूँ। तैमूर मलिक साहब, एक बात तो बिल्कुल सही है, आप माशाल्लाह बड़ा एक अच्छा फेस है पीटीआई का।
आप पर्सनली, मुझे बड़ा एक प्रोग्रेसिव फेस लगता है पीटीआई का, मैं चाहती हूँ कि आप जैसे सियासतदान आगे आए हैं, पढ़े लिखे, जो कानून को भी समझते हैं। तो सर ये तो आप बात माने कि आप लाडले तो हैं, क्योंकि जो एसओपीज मुझे पता है ना, वो ये है कि आइन के मुताबिक जीतने के बाद 3 दिन का टाइम होता है कि अगर कोई आज़ाद उम्मीदवार है वो अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी में जाना चाहता है, इट इज़ लाइक 3 days, टाइम इज़ अराउंड 3 days। लेकिन सुप्रीम कोर्ट कहती है नहीं, क्योंकि आप लोग लाडले हैं, आप लोग खास हैं, आप लोग पॉपुलर लोग हैं, आपके साथ पॉपुलर ओपिनियन है, तो नहीं, आपको 3 दिन नहीं देने, आपको 15 दिन देने हैं। तो सर इस लाड प्यार को तो आप एक्सेप्ट करें ना, कि ये तो आउट ऑफ द वे जा करके आपको ये एक्स्ट्रा दिन दिए गए हैं। बिनिश, मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक करूंगा कि हम नहीं, इमरान खान जो हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने उम्मीदवार हैं वो अवाम के लाडले ज़रूर हैं। अच्छा। तो और जो किसी और के लाडले नहीं हैं इस वक्त। जहाँ तक ये बात है, मैं इस बात से एग्री करता हूँ कि एक कानून जो है वो मौजूद है और वो एंटी डिफेक्शन एक कानून है जो कि ज़रूरी है। बिल्कुल डिफेक्शन नहीं होनी चाहिए, उनका सद्देबाब करना ज़रूरी है। यहाँ जो बात आ रही है, सुप्रीम कोर्ट ने बैठ के इतने जजेस ने एक कंप्लीट जस्टिस किया है। उन्होंने ये देखा है कि किन हालात में वो 3 दिन का मामला और उससे पहले नॉमिनेशन पेपर्स की फाइलिंग गुजरी। मैं खुद उम्मीदवार था जनरल इलेक्शंस के लिए भी, और देखें हमसे तो वो पीटीआई की टिकट रिसीव ही नहीं की गई यारों ने, कई जगह रिसीव की गई लेकिन उसके ऊपर पीटीआई का उनको कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं किया गया। हाँ। फिर आखिरी दिन ना राब्ता था, ना उम्मीदवार अपने घरों में रह सकते थे, ना उनके प्रपोजल सेकेंडर उठाए जा रहे थे। ये पब्लिक रिकॉर्ड का हिस्सा है, सारी आवाम को पता है। उस तनाजुर में जब SIC की किसी ने जमा कराई, किसी ने इंडिपेंडेंट लड़ा ज़्यादातर ने इलेक्शन, तो सुप्रीम कोर्ट का सवाल इलेक्शन कमीशन से ये था कि आपने अपने आरोप को ये बताया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बल्ले का निशान नहीं है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सियासी जमात के तौर पर तो आज भी मौजूद है, तो कैंडिडेट तो ये सब पीटीआई के हो सकते थे। तो इलेक्शन कमीशन के पास उसका कोई जवाब नहीं था। इलेक्शन कमीशन की गलती है, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्योंकि प्रोसीजर नहीं फॉलो किया गया, आरओ को बताया नहीं गया कि बल्ले का निशान नहीं है, आप कोई और निशान कर लें, लेकिन ये है पीटीआई के कैंडिडेट। लेकिन तैमूर मलिक साहब, ये आप जैसा शख्सी मुझे बता सकता है कि गलती इलेक्शन कमीशन की तो भुगते हुकूमत क्यों? ऊपर से अगर आपका लाडला होने का तासुर जा रहा है, आपको सहूलतकारी मिल रही है, तो हुकूमत इसके ऊपर हाथ पांव भी ना मारे, कुछ तो सर रहम कर लें आप हुकूमत पे। इलेक्शन कमीशन का तो बाल तक नहीं बेका हुआ। हुकूमत हाथ पैर मारे, जो वो कर सकती है वो करे, और हुकूमत कर रही है, रोज तंग कर रहे हैं। इस वक्त हुकूमती इदारे हमारे जो इंडिपेंडेंट इलेक्टेड MNAs थे, आपको पता ही है उनके साथ क्या हो रहा है। कई अबडक्टेड हैं, तो कईयों के ऊपर एंटी करप्शन के केसेस हैं, तो कईयों किसी और तरह प्रेशराइज किया जा रहा है। वो सब चीज़ें ये कर रहे हैं, और इसके अलावा अब ये कानून साजी की भी कोशिश कर रहे हैं, जिसका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट मैं आपको एक कानून के तालिब इल्म के तौर पे कह रहा हूँ कि ये नहीं पॉसिबल होगा। लेकिन ये चीज़ यहाँ याद रखनी चाहिए कि किस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये पीटीआई के उम्मीदवार हैं और पीटीआई और इनके साथ कोई ज्यादती नहीं हो रही है। मखसूस नशिस्तें अगर ये किसी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ना बनती होती तो इनकी तो फिर भी नहीं बन सकती। प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन का कॉन्सेप्ट है रिजर्व सीट के लिए, वेरी ऑनरेबल, इनको तो नहीं मिलता। आप मेरे लिए बड़े मोहतरम है, ये बात मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ कि अगर मखसूस नशिस्तें आप लोगों को नहीं मिल रही तो हुकूमत को भी नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन सर मैं इस बात से भी एग्री करती हूँ कि सुप्रीम कोर्ट में फैसला और जो मामलात चल रहे हैं वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल वर्सेस इलेक्शन कमीशन चल रहे हैं, उसमें पीटीआई कहां से आ गई? तो पीटीआई को भी कैसे, ये बात भी मुझे समझ नहीं आ रही। मैं एग्री करती हूँ कि वो सीटें बिल्कुल हुकूमत को नहीं मिलनी चाहिए। आप तो सर फरीक तक नहीं बने थे। आप लोगों के वकीलों के क्लोजिंग कमेंट्स जो थे, जो दलाइल थे, वो ये थे कि जी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को कंसिडर किया जाए, उन्हें मखसूस नशिस्तें दी जाए। पीटीआई वाज नो वे सर। नहीं, ये बात नहीं है। देखें कई लाइव स्ट्रीम भी चली, आप देख सकते हैं प्रोसीडिंग्स को, मीडिया में शायद उसको उस तरह क्लैरिफाई नहीं किया गया। देखें कई पिटिशनर्स थे बिफोर द ऑनरेबल बेंच, सिर्फ सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल नहीं थी। सबसे पिटिशनर नंबर 1 कमल शौजब थी। उसके अलावा मजीद अरकान को इस रीजन के इस्लामाबाद पिंडी रीजन को पार्टी बाद में बनाया गया इस पिटिशन का। तो जो कमल शौजब का एज पिटिशनर सलमान राजा साहब उनके वकील थे, ये पॉइंट ऑफ व्यू था कि जी मैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उम्मीदवार हूँ, मुझे वोट मिला है इमरान खान की तस्वीर लगा के पीटीआई के कलर्स के साथ, अवाम ने पीटीआई को वोट दिया है, मैंने पीटीआई की टिकट जमा कराने की कोशिश की, मुझे वो नहीं ली गई और इसकी वजह से मुझे आज़ाद कराया गया। बात वहाँ से शुरू हुई। सुप्रीम कोर्ट ने ये देखा है
कि क्या उम्मीदवार जो हैं और आवाम ने जो वोट दिया वो पीटीआई को दिया है कि किसको दिया है। सो पीटीआई की बात यहाँ से आई है। सो ये कहना कि जी पीटीआई का मौकफ या पीटीआई का कोई सामने नहीं था बेंच का, ये गलत बात है। वो कमल शोजब जो पिटिशनर इसमें मेन पिटिशनर थी, उनका मौकफ ही यही था कि मैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उम्मीदवार हूँ, बाद में मुझे इन्होंने आज़ाद कर दिया और उसके अलावा जो भी और बाकी जितने उम्मीदवार पार्टी बने उनका भी इस तरह का मौकफ था। कमल शोजब हमारी ज़ाहिर है विमेन विंग की सदर हैं, उस बिहाफ पे वो रिजर्व सीट्स का ये मुकदमा लड़ रही थी। तो बहुत सारे कानूनी निकात हैं, जाहिर है कि थोड़ी देर में टॉक शो के ऊपर शायद वो उस तरह क्लैरिफाई नहीं होती बातें जो इतने घंटों की। आई हैव टू गो फॉर अ ब्रेक, लेकिन जहां पे आपने बहुत से पॉइंट्स दिए वहां पर 2 पॉइंट्स और हैं जिसको मैं इस प्रोग्राम में डिस्कस करना चाहूंगी। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या सुप्रीम कोर्ट के किसी भी फैसले को पार्लियामेंट कानून साजी के जरिए खत्म कर सकती है। ए एंड बी, ऑफ कोर्स मुज़ाकरात की बात दोबारा हो रही है, दोबारा से ये बात शुरू हो चुकी है कि फौज अपने नुमाइंदे रखे, उसके बाद पीटीआई उनसे बात करेगी। आईएसपीआर के इसके ऊपर ऑलरेडी जवाब आ चुका है और वो जवाब सीधा यही है कि मुज़ाकरात सिर्फ और सिर्फ सियासी जमातों से होंगे। इसके ऊपर पॉलिटिकल पार्टीज क्या सोचती हैं जानेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद जी आप लोग को खुशामदीद कहते हैं। पैनलिस्ट मौजूद हैं, नादिर कबूल हैं, तैमूर मलिक साहब हैं, परवेज संधीला साहब हैं। परवेज साहब, काफ़ी लंबी चौड़ी मुझे भी पता है आप बात करना चाहेंगे। ये पहले ये सुप्रीम कोर्ट के मामले से शुरू कर लें क्योंकि जाहिर सी बात है सुप्रीम कोर्ट के अंदर ऑब्वियसली एक अपील है, लेकिन जाहिर सी बात है छुट्टियां बड़ी ज़रूरी है ना, छुट्टियां कैंसिल नहीं हो सकती हैं। सो आप वो भी देख लें। और एक बड़ा ही जेनेरिक सा सवाल है जो कि पाकिस्तान की आवाम जानना चाहती है, इसका जवाब आप एक पाकिस्तानी होने की हैसियत से दीजिएगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट के किसी भी फैसले को पार्लियामेंट महज अपनी कानून साजी के जरिए खत्म कर सकती है, क्योंकि इस बात को भी लेकर के बहुत सी कंफ्यूजन है। जी परवेज साहब। लेकिन मैं पहले जरा मलिक साहब की एक बात का जरा इसमें ऐड करना चाहूंगा कि उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी कहा है क्या इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भोली भाली जी जमात जिदा कोई तल्लक नहीं सोशल मीडिया नाल इंटरनेट दे नाल किसी चीज से तल्लक नहीं है, क्या उनको बताया था कि सिर्फ निशान आपसे छीना गया लेकिन आप जमात है। ये बात इलेक्शन कमीशन बताना भूल गई थी, लेकिन ये बात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी नहीं पता थी। ये इनके बात में भी नॉलेज नहीं थी कि जमात हम हैं लेकिन हमारा इंतहाबी निशान छीना गया है। अच्छा, जब हिंदुस्तान बंगलोर से अरबों रुपए की कैंपेन इलेक्शन पर चल रही थी जिसमें कद्दू बताऊं दुआना खरबूजा अंगूर और हल से लेकर हर किस्म के निशान हर हलके के लोगों को बताया जा रहा था और कहा जा रहा था देखिए जी इमरान खान ने तकरीर कोई नहीं की लेकिन हर हमारे कैंडिडेट के निशान का हमारी आवाम को पता था। चलिए परवेज साहब, अब आप छेड़छाड़ तो ना करें ना, ये अब छेड़छाड़ कर रहे हैं तुमाना शुमाना कह के छाड़ दो। वहाँ ये क्यों नहीं बताया कि हमारी जमात मौजूद है, हमारी जमात मौजूद है, इसलिए ये भी बता देते ना। अब तहरीक इंसाफ जी तहरीक इंसाफ जो एक सुप्रीम कोर्ट के कमेंट के ऊपर लेकर, क्योंकि जी आपने बताया नहीं था, एक नई कहानी एक नई स्टोरी और उस पर आकर एक नया, देखिए ये ऐसा नहीं हो सकता। पता है सारा कुछ, सब कुछ समझ आ रही है, सबको समझ आ रही क्या हो रहा है इस वक्त। अब आ जाए आपकी छुट्टियों वाली बात। देखिए वो एक पुरानी बात है, सुल्तान राय साहब अल्लाह उनको जन्नत में घर दे, वो एक फिल्म फरमाते हैं कि 4 बजे जाते हैं अदालत में तो अदालत का दरवाजा बंद होता है, तो उनसे कहा गया कि ये अदालत, उन्होंने कहा जी अदालत जो है वो 4 बजे बंद हो जाती है, तो उनका तरी ही जुमला बोला था कि जुल्म 24 घंटे हो और अदालत सिर्फ 4 बजे तक काम करे। अदालतों से छुट्टियां कब से आ गई? अदालतें कब से छुट्टियां करने लगी? अदालतें तो कभी देखें जिस तरह वो खान साहब अभी सोकर नहीं उठते थे और उनको 12-12 जमानतें मिल जाती थी, वो अदालतें कहाँ चली गई हैं? वो नवाज शरीफ और मरियम नवाज जो लाहौर से डेली इस्लामाबाद 5 दिन जाया करते थे हफ्ते में और अदालतों में जाके अपनी हाजिरी लगवाया करते थे, और जब पहुंचते थे वहां पर तो कहते थे आज जज साहब नहीं आए, सुते नहीं उठे। किधर चली गई वो अदालतें? अब आपको ये बताया जा रहा है कि अदालतें जो चली गई हैं, इंतजार किया जा रहा है। क्या ख्वाजा आसफ साहब की इस बात को तकवीयत मिल रही है कि इंतजार किया जा रहा है कि एक आध बड़ी जो पोस्ट है, एक आध बड़ा जो ओहदा है वो दोबारा फिल हो ले और जा लेने दे, उसके बाद फिर ये सिलसिले शुरू हो जाएंगे? देखिए मुतनाज़ा नहीं होना चाहिए। अदालतों को इन जमातों की सियासत से पाकिस्तान इनसे आगे जाके सोचना चाहिए, लॉ के मुताबिक कानून के मुताबिक फैसले करने चाहिए। कभी हमें बताया जाता हमारा ज़मीर ये कह रहा है, हम ज़मीर के मुताबिक फैसले कर रहे हैं। भाई ज़मीर कहाँ से आ गया? आपने तो वो सबूत देखने हैं ना। अगर आपकी आंखों के सामने भी वाकया हो जाए, लेकिन आपने तो सबूत देखने हैं ना। आपने तो कहना लाओ जी मेरे सामने चलाओ। अभी तक देखे जो 9 मई के किसी जज को सबूत नजर आ रहे हैं, वो आज भी सबूत मांग रहे हैं और देने वाले सुना है सबूत भी नहीं दे रहे, या दे रहे हैं तो उनके सबूत नहीं माने जा रहे। यहाँ पर राशिद ने भेजे, जमाइमा ने पैसे राशिद के अकाउंट में भेजे और मकान इमरान खान ने खरीद लिया, सबूत एक्सेप्ट। बैंक 33 साल पहले बंद हो गया था, नहीं कतर के बादशाह ने लिख के भेज दिया कि ये नवाज शरीफ साहब ने हमसे घर लिए और यहाँ पर इसके बदले में हमने कबूल नहीं करना।
तो अदालतें जब इस तरह की चलेंगी और ऊपर से छुट्टियां आ जाएंगी और ऊपर से इंतजार किया जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट का अरे जो परवेज संदेला साहब, वो छोड़ आए वो गलियां, मौसम बदल गए, वो मॉनिटरिंग जज चले गए, छोड़ दें अब, ना छेड़े मलंगा नू, वो वाली सूरत हाल है। अच्छा एक बात मुझे बताएं, फैसला तस्लीम करने के बावजूद हुकूमत को खतरा तो कोई है नहीं, तो फिर ये जो सुप्रीम कोर्ट के साथ लड़ाइयाँ करनी है, ये क्यों ये तासुर दे रहे हैं कि जी सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ मुहाजराई करनी है? एक मिनट परवेज भाई मेरी बात सुने, अभी अभी 28 जुलाई गुजरा है, लड़ाई करनी थी नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान में। 28 जुलाई को पनामा का वो इतना मनहूस फैसला आया जिसने पूरी नून लीग एक तरफ नवाज शरीफ को टारगेट किया, नवाज शरीफ को निकाल दिया। नवाज शरीफ उस दिन अच्छी खासी ऐसी तैसी कर सकते थे जुडिशरी की। मकसद देखें लड़ाई नहीं है, क्या मुतहम्मल हो सकता है इस मुल्क का? मसला ये है, अदालतों को बताना ये है कि आपने आइन को रीराइट नहीं करना। हाँ। आपने जो इस मुल्क में कानून बने हुए हैं, खुदारा कानून आपने नहीं बनाना। ये सुप्रीम कोर्ट जो आपकी वो कानून बनाने के लिए आपने पार्लियामेंट रखी हुई है, चले ऐसे ही कर लेते हैं कि आपने रखी हुई है कि भाई बनाकर वहां से हमें भेज दें। अब वहां से जो कानून बनेगा उसको उड़ाकर रख देना है। मुझे ये बताएं, आप 3 दिन का आइन के अंदर लिखा हुआ है, ये 15 दिन करने वाले कैसे कर सकते हैं? किस आइन के तहत कर सकते हैं कि 15 दिन में? सर वो पॉपुलर जमात है, आप भी इतने पॉपुलर होते, आपकी भी यही तर्ज हुक्मरानी होती, यही तर्ज सियासत होती, आपको 15 के आपको 20 दिन मिलते। ये तो सर आप लोग ही उसी तरह सियासत नहीं कर रहे, मिल रहे हैं इनको 15 दिन। क्या करूं सर, ये तो मेरी लाइन है, ये सवाल मेरा है, ये आपका सवाल नहीं है। आप हुकूमत में हैं। हम इनसे लड़ें या हम महंगाई के खिलाफ अवाम के साथ जाकर कुछ करें? हम दुनिया में जाएं, दुनिया को बताएं कि आए हमारे साथ इन्वेस्टमेंट करें। हमारा वजीर आजम 7 दिन काम कर रहा है, काम 7 दिन करने के बाद 4 से 5 घंटे नींद पूरी कर रहा है, पूरी कैबिनेट उसके साथ लगी हुई है। किससे लड़ें? किससे लड़ें? हम सुप्रीम कोर्ट से लड़ें, ये बात संदेला साहब आपकी सारी बातें एक तरफ, लेकिन एक बात जो है जो कि मैं बिल्कुल मानती हूँ कि मौजूदा टाइम पर जिस वजीर आजम ने तमाम कामों के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं ना वर्किंग आवर्स के, वो शहबाज शरीफ है। शहबाज शरीफ शेर नहीं बब्बर शेर बन के निकले हैं, वो कहाँ सुबह उठते हैं शाम को। लेकिन पता क्या परवेज भाई, एक और प्रॉब्लम भी है, ये तैमूर साहब की भी प्रॉब्लम होगी, पीपल्स पार्टी की किसी को समझ नहीं आ रही। नादिर कबूल साहब आप हमेशा मुझे कहते हैं, अभी भी आपने कहा नहीं हम हुकूमत का हिस्सा नहीं है। ठीक है नहीं होंगे सर, मैंने मान लिया, आप मेरे लिए काबिल एहतराम है नादिर भाई, आपने कहा, मैंने मान लिया आप नहीं है हुकूमत का हिस्सा, लेकिन आपने मिलकर ये जो बिल है कायमा कमेटी में भेजा। अभी जब मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ मुझे खबरें मिल रही हैं कायमा कमेटी से इसकी मंजूरी हो गई। बजट के ऊपर भी आप शोर मचाते हैं, कैमरे के सामने आके पीछे आप मंजूरी दे देते हैं। मुझे नहीं पता, आप हुकूमत का हिस्सा नहीं होंगे सर, लेकिन आपकी पॉलिटिकल स्टैंडिंग क्या है उसकी कंफ्यूजन तो दूर करें ना। देखिए पीटीआई का मुझे पता है, पीटीआई को फौज के साथ बात करनी है, उनको आपके साथ बात नहीं करनी। नून लीग का प्रॉब्लम यह है कि उन्होंने किसी से बात नहीं करनी, उन्होंने सिर्फ मुल्क चलाना है। आपने क्या चलाना है सर, मुझे आप अपना तो बता दें, पीपल्स पार्टी ने क्या करना है? हमने भी पाकिस्तान चलाना है, हमने पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत चलानी है। और हमारी स्टैंडिंग जो आप पूछ रही हैं, हमारी स्टैंडिंग शुरू से यही रही है कि सबसे जो सुप्रीम जो बॉडी है कानून साजी की वो पार्लियामेंट है। ये सुप्रीम कोर्ट का प्रोरोगेटिव नहीं है, उसका प्रोरोगेटिव सिर्फ यही है कि जो कानून आइन पार्लियामेंट बनाता है, जो आइन के अंदर ऑलरेडी मौजूद है, उसके ऊपर सिर्फ उसकी इंटरप्रिटेशन करनी होती है और फिर उसके बाद एग्जीक्यूटिव की जिम्मेदारी आ जाती है कि उसको इम्प्लीमेंट करे। अब सुप्रीम कोर्ट हर चीज़ खुद ही करना चाह रही है, तो फिर असेंबली में खुद ही बैठ जाए, फिर प्राइम मिनिस्टर भी एक कोई जज बन जाए, प्रेसिडेंट भी कोई एक जज बन जाए। ये तो नहीं हो सकता ना कि आप कानून की धज्जियां उड़ा दे, और हालांकि आपने हल्फ उठाया कि आप कानून को नादिर भाई, आसिफ अली जरदारी साहब प्रेसिडेंट है, अदल देंगे। वो बतौर प्रेसिडेंट परेशान नहीं है, वो सुप्रीम कमांडर हैं पूरे मुल्क के, उनको बतौर प्रेसिडेंट परेशानी नहीं होती कि अदलिया के अंदर एक अजीब सा तनाव आया हुआ है, हुकूमत के अंदर एक अजीब सा तनाव आया हुआ है। ऑलरेडी पीटीआई सबके लिए दर्द सर बनी हुई है, खास तौर पे ऐसे पॉइंट पे जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कहती है कि जी फौज अपना एक नुमाइंदा मुकर्रर करे, हम उनके साथ मुज़ाकरात करेंगे। क्या प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को कोई परेशानी नहीं हो रही कि व्हाट इज हैपनिंग इन द कंट्री सर? नहीं, आसिफ जरदारी साहब आपको पता है, उन्होंने अपने इंटरव्यूज में भी बोला कि वो परेशानी नहीं लेते, वो मलंग आदमी है वो, और अल्लाह पे यकीन करते हैं और ऐसे लोगों को परेशानी नहीं होती। मगर हाँ, वो अपना जो इख्तियार है उसको पूरी तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं, और एक मीडिएटर का जो रोल जिसके लिए उनको प्रेसिडेंट हाउस में भेजा है, मिलकर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज सिवाय पीटीआई के और या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल कहना चाहिए, तो वो रोल अदा करे बहुत अच्छी तरह से। और बजट पे भी मैं आपको बता दूं, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब वाज नॉट इन फेवर ऑफ सपोर्टिंग द गवर्नमेंट्स बजट, बट आसिफ जरदारी साहब बीइंग द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान एंड well technically he's not allowed to be co-chair
पर्सन ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी एनी मोर, मगर जाहिर सी बात है पीपल्स पार्टी के लीडर हैं, तो उन्होंने अपना रोल अदा करके फिर पीपल्स पार्टी को और पीपल्स पार्टी के एमएनएस को मनाया कि इस बजट को अप्रूव करें, बिकॉज पाकिस्तान की इस वक्त रिक्वायरमेंट यही है कि स्टेबिलिटी हो, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हो, और मज़ीद पाकिस्तान के अंदर कोई कन्फ्यूजन ना हो और कानून साजी के ऊपर डिले ना हो। और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आप देखते रहेंगी कि मज़ीद वो अपना इस रोल को अदा करते रहेंगे, और पाकिस्तान के अंदर जो भी टर्मोइल माजी में आता रहा है, जो भी कॉन्फ्लिक्ट माजी में आता रहा है, उसको दूर करने में आसिफ जरदारी साहब का एक बुनियादी रोल रहा है, और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में भी आप उनका ये रोल देखते रहेंगे। और जिस तरह से आपने खुद फरमाया कि पीटीआई एक तरफ कहती है कि ठीक है हम मुज़ाकरात करने को तैयार हैं, फिर अगले दिन पब्लिक प्रेशर जब आती है, क्योंकि पब्लिक को तो वो गुमराह करने में माहिर है ना, यू टर्न लेने में तो माहिर है, पब्लिक को कहते हैं कि नहीं हम डट के खड़े हुए हैं, हम नहीं किसी से मुज़ाकरात करेंगे, अपने उसूलों पे खड़े रहें, फिर वो खुद ही भीख मांगते हैं कि भाई जेल में बहुत गर्मी लग रही है हमें, हालांकि उनको एसी दिया हुआ है, मगर जो आराम उनको शायद बनी काला में मिलता था वो आराम जेल में जाहिर सी बात है नहीं मिल रहा, और ना उसके वो आदी हैं। हम तो आदी हैं जेलों में जाने के, अडियाला क्या हर जेल हमने देखी हुई है, और सख्त से सख्त हमने वक्त देखा है जेल के अंदर, मगर हमने 11 साल सजाएं काटी है, उसके बाद भी हम बेकसूर साबित हुए हैं। मगर यहाँ पे 1 साल में ही इनकी जो वो कहते हैं ना कि टाइगरपन जो है वो टाइगरपन ख़त्म हो गया है, तो शायद इनको अब वापस बाहर बनी गाला जाना है, तो इसलिए मुज़ाकरात करने को तैयार है, मगर आवाम को गुमराह करने के लिए फिर अगले दिन ही एक दिन इनका आता है लेटर कि भाई आप फौज के खिलाफ या आर्मी चीफ के खिलाफ बातें नहीं करें। फिर जब इनको पता चल जाते हो ये तो आवाम के साथ ये चीज़ बहुत बुरी तरह से व्यू होगी, तो फिर अगले दिन उस पर क्लैरिफिकेशन बड़े लंबे चौड़े पॉइंट्स जो हैं वो नोट कर लिए हैं, आप लोग ये ना भूलें वो वकील हैं। तैमूर साहब मैं 1 सेकंड आपके पास आ रही हूँ, 30 सेकंड संदेला साहब ने मांगे, जरा 30 सेकंड उनके भी ले ले, फिर इकट्ठे आप दोनों को जरा निबड़ लीजिएगा अपनी जबान में। जी परवेज संदेला साहब आप क्या चाहते, क्या कह रहे हैं? मैं अभी ना मैं मुहातब गबोल साहब से हूँ, और जाहिर है ये हमारे इत्तेहादी भी हैं, तो मेरी इनसे रिक्वेस्ट है, दरखास्त है कि वो बिलावल साहब से ये रिक्वेस्ट करें कि वो मुखालफत ना करें या वो हक में ना, बल्कि हक में जाएं, हुकूमत के हक में ना जाएं, रियासत के हक में जाएं। इस वक्त बिलावल भुट्टो जरदारी को पाकिस्तान की जरूरत है, हो सकता है हुकूमत से उनको, लेकिन पाकिस्तान को जरूरत है, वो अपना वही रोल अदा करें। हो सकता है वजीर खारजा जब थे तो वो बड़े अच्छे तरीके से करके, वो बेनजीर भुट्टो साहबा के साहबजादे हैं, बिलावल भुट्टो साहब के साहबजादे, नाना का उनके नाम के साथ है, पूरी दुनिया में जाएं और पाकिस्तान के लिए अपना किरदार अदा करें, और जिनसे उनको वोट ले रहे हैं उनको साबित करें कि मैं हुकूमत का सिर्फ हिस्सा तो सदर और गवर्नर के हद तक हूं। और उसके बाद एक चीज और ऐड कर लें, उसके बाद आसिफ अली जरदारी मलंग नहीं है, बहुत बड़े सियासतदान है, और वो सदर बनकर पाकिस्तान के लिए वही किरदार अदा करें जो वो अपनी दौरे हुकूमत में कर सकते थे। अच्छा करेंगे संदेला साहब, वो कर भी रहे हैं, आगे भी करेंगे। और एक चीज, अगर आप वाकई मुझे समझते हैं कि मेरे पास कोई खबर है और मैं बाखबर सहाफी हूं, तो मैं आपको बता रही हूँ वो आपसे कहीं ज्यादा रियासत के साथ है। प्रॉब्लम ये है कि वो आपको मायूस बिल्कुल नहीं करेंगे, लेकिन आप इनवाइट करें ना, उनका सिर्फ ये प्रॉब्लम है, उनको इनवाइट भेजे, उनको खाने पे बुलाएं, बस थोड़ा सा प्रोटोकॉल दे दे सर, बस प्रोटोकॉल देने में चूक हो जाती है तो फिर ये टीवी पर आके ऐसी बातें करते हैं। टेंशन ना ले, आपसे ज्यादा ये लोग रियासत के साथ है। मैं तैमूर मलिक साहब आपकी तरफ आना चाहूंगी बिफोर आई गो ऑन अ ब्रेक। ये आपने सारी बातें सुनी है, व्हेन इट कम्स टू मुज़ाकरात, व्हेन इट कम्स टू टॉकिंग, ऑफ कोर्स इमरान खान साहब इसके ऊपर मुख्तलिफ बातें कर चुके हैं, लेकिन एक चीज जो उनकी हमेशा से कांस्टेंट रही है और वो ये रही है कि जी वो जब भी बात करेंगे तो उनको फौज से बात करनी है। अब उन्होंने यहां तक बोल दिया कि जी फौज अपना एक नुमाइंदा मुकर्रर करे। सर आपको DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस तो याद होगी, माशाल्लाह यू आर अ वेरी एजुकेटेड पर्सन, आई कंप्लीटली नो कि आपको याद होगी। वो अपना जवाब दे चुके हैं कि जो मुज़ाकरात हैं वो सिर्फ और सिर्फ सियासी जमातों के बीच में अच्छे लगते हैं। आप वकील है तैमूर मलिक साहब, आप इमरान खान को समझाते नहीं है कि सर आए हम अपनी एक कमेटी बनाते हैं और हम इन पॉलिटिशियंस के साथ जाके मुज़ाकरात करते हैं? कितना बुरा लगेगा कि अब अगर आपको DGISPR दोबारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात समझाए कि नहीं भाई हमारे से बात नहीं करनी है, आपने शहबाज शरीफ से करनी है, आपने आसिफ जरदारी से करनी है, तो क्या इज्जत रह जाएगी सर? देखें, पहली चीज़ तो ये है कि ये बात इस तरह नहीं है जिस तनाजुर में की जाती है कि किससे बात करनी है। वो आई थिंक मौजूदा वजीर दाखिला जो पहले वजीर आला थे एक सूबे के, उनके बारे में शायद कोई बात सवाल किया गया था, तो उन्होंने कहा था कि वो किसके नुमाइंदे हैं, क्या वो इनमें से किसी जमातों के नुमाइंदे हैं तो ये बता दें, इनमें से किसी की पार्टी के वो मेंबर हैं, रुकन हैं, तो बिल्कुल हमें बता दें। हमें तो नहीं पता कि वो किसी सियासी जमात से उनका अगर कोई ताल्लुक है। तो बात ये थी कि ये किसकी नुमाइंदगी कौन कर रहा है और किसके साथ बात करने की बात है। जहाँ तक पार्लियामान की और पॉलिटिकल पार्टीज के साथ बात करने की है, मैं अभी भी पार्लियामान में अपने कुछ कानूनी अमूर पार्लियामान में जो हमारे मेंबर मौजूद हैं उनके साथ करके आ रहा हूँ। हम तो इस वक्त पार्लियामान का भी हिस्सा हैं, हम पार्लियामान की स्टैंडिंग कमेटीज का भी हिस्सा हैं और एक्टिव हिस्सा हैं। तो हम सियासी जमातों के साथ बैठ रहे हैं। हम इनकी फॉर्म 47 की हुकूमत होने के बावजूद
हम सियासी अमल का भरपूर तरीके से हिस्सा हैं, और हम ये कहते रहे हैं, मेरे जैसे खास तौर पे, कि ये पार्लियामान सिर्फ फ्लोर ऑफ द असेंबली नहीं होता, वहाँ तो सिर्फ तकरीर होती है। असल पार्लियामान होता है जहाँ पे कायमा कमेटीज में काम होता है, और इन्होंने कई महीने तक कायमा कमेटीज ही फाल नहीं की। अब ये इन्होंने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का अभी तक चेयरमैन नहीं अपॉइंट किया, क्योंकि जिसका नाम हमने भेजा है वो शायद इनको अभी तक कबूल नहीं है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हम बात करते हैं तो ये तो खुद कहते रहे जब हमने ये बात की कि जी फाइनेंस की कमेटी नहीं है, तो बजट भी गुजर गया, सब कुछ हो गया, तो बजट की डिस्कशन कहाँ हुई? तो हमसे तो किसी से मुशावरत नहीं हुई। तो फिर पार्लियामान तो आप खुद नहीं चला रहे। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कई दोस्तों ने इसी तरह टॉक शोज पे मेरे साथ उन्होंने कहा कि जी आप अपनी क्या बात करें, हमने भी बजट नहीं देखा, ये बजट की इनिशियल डॉक्यूमेंट्स नहीं देखी। तो देखें, इनको भी नहीं पता कि ये बजट कहाँ से आया, किसने क्या किया। तो मामलात सब, हम सियासी लोग हैं, हम चाहते हैं कि अवाम की राय के मुताबिक सियासी तरीके से मामलात आगे चलें। और जो नकात मुझे सुनने में आए हैं जो अडियाला जेल से आखिरी बात हुई, उसमें यही था कि आप हमारे जो इनोसेंट पॉलिटिकल वर्कर्स हैं, इनकार्सरेटेड हैं, उनको आप रिलीज करें। ये 9 मई की बात करें, 9 मई के अंदर अगर किसी ने कानून अपने हाथ में लिया है, आर्सन किया है, तोड़फोड़ की है, सरकारी इमलाक की या इवन प्राइवेट इमलाक की, उनको बिल्कुल कानून के मुताबिक फ्री फेयर ट्रायल दें और सजा दें। लेकिन जो इनोसेंट वर्कर, खवातीन, लोग ऐसे जो हैं जो सिर्फ जीपी ट्रैकिंग की वजह से वहां पे उस एरिया की हदूद में कहीं थे, पकड़ के वो इतने इतने महीने अंदर रहे, अब आप उनको आज़ाद करें। आप स्टोलन मैंडेट के ऊपर जो इलेक्शन पिटिशन है उनको चलने दें। मेरे जैसे का 104 वोटों का एक फर्क रखा गया, 13,012 वोट रिजेक्ट करके, भैया आप इलेक्शन पिटिशन तो चलने दें। आज तक दोबारा गिनती नहीं हो सकी, जो कि कानूनी, ये कानून की बात करते हैं, कानून कहता है कि 5,000 से या 8,000 से कम वोट डिफरेंस हो, 5% से कम डिफरेंस हो तो रिकाउंट का हक है। ना आरओ ने दिया, ना इलेक्शन कमीशन ने दिया, ना हाई कोर्ट ने दिया। अब इलेक्शन ट्रिब्यूनल के आगे मेरी पिटिशन चल रही है मौजूदा चेयरमैन सेनेट के खिलाफ। सो बात यह है कि एक कानून और आइन तो मौजूद है, लेकिन सबके लिए अप्लाई होने चाहिए ना, वो चल ही नहीं रहे। सो अगर वो सब चलेंगे, ये फंडामेंटल इश्यूज रिजॉल्व हो जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली डेमोक्रेसी आगे चलेगी। हम उस डेमोक्रेसी का ऑलरेडी अपने तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद हिस्सा हैं। आज भी इनके साथ हम इन कमेटीज में बैठ रहे हैं, उन्हीं मेंबरान के साथ बैठ रहे हैं ना जो कि फॉर्म 47 के ऊपर आए हुए हैं। लेकिन पाकिस्तान की खातिर, जमहूरियत की खातिर हम उस अमल को आगे चला रहे हैं। लेकिन इवेंचुअली ये इनको अपनी हमारी फॉर्म 47 पे जो इन्होंने सीटें ली हैं उनका भी हिसाब देना पड़ेगा। रिजर्व सीट्स जिसकी बनती हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक उसको मिलेंगी, और फिर ये मामलात आगे चल सकते हैं। शुक्र करें परवेज संदेला साहब, ये लोग आप लोगों के साथ बैठ जाते हैं। तैमूर मलिक साहब ने बड़ी जबरदस्त बात की। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फाइनल डिस्कशन होगा उसके बाद और हम शो को रैप अप करने की कोशिश करेंगे। विल बी बैक। कम बैक जी, फाइनल राउंड ऑफ डिस्कशन है, वक्त कम है, मुकाबला सकता है। संदेला साहब शुक्रिया अदा करें तैमूर मलिक साहब का, शुक्र करें ये आपके साथ प्रोग्राम्स में बैठ जाते हैं, आप लोग के साथ पार्लियामेंट में बैठ जाते हैं, वरना आप लोगों ने कितना जुल्म किया इन लोगों के ऊपर, बेगुनाह लोगों को बेचारों को उठा लिया है। कितने गलत काम करते हैं आप सर। बिल्कुल एग्री करता हूँ मलिक साहब से, यही तो रोल है इमरान खान का कि ये ठंडे कमरों में बैठ के खुद एंजॉय कर रहे हैं और खान साहब जो है वो जेल में हैं। शेर अफजल मरवत को क्यों निकाला इन लोगों ने? जो साथ बैठे हैं उनको इसलिए निकाला ना कि वो सब कुछ करना चाहते थे जो असल में इमरान खान चाहता है, कि लोगों को बाहर लगाए, सड़कों पे लाए, वो वाला प्रोटेस्ट करे जो इमरान खान चाहते हैं। तो शेर अफजल मरवत को तो उठाकर बाहर फेंक दिया, इसके अलावा और क्या वजह हो सकती थी? तो ये जो ठंडे कमरों में, ठंडी ठंडी कमेटियों में बैठ के ठंडे ठंडे मशरूबात पिए जाते हैं ना, ये भी एक हिस्सा है कि खान साहब जब तक वहां रहेंगे उस वक्त तक ये जो अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर बने हुए हैं और जो वकला और सारे, इनकी तो दाल नहीं गलनी जब खान साहब बाहर आ गए। तो ये बात ठीक है, ये बैठे हुए हैं, ये बैठे हमारे लिए नहीं हुए, ये बैठे अपने लिए हुए हैं, ठीक है जी। और दूसरी एक बात जो अभी आपने कहा ना, ये खान साहब मुज़ाकरात, वो खान साहब मुज़ाकरात अभी क्यों करना चाहते हैं? खान साहब इसलिए मुज़ाकरात करना चाहते हैं, ये जो खान साहब के दफ्तर से सामान उठाया गया ना, उसमें बहुत सारे शवाहिद ऐसे निकले हैं। और उसके बाद ये जो रऊफ हसन साहब पकड़े हुए हैं ना, रऊफ हसन, देखें इनका जो तरीकाकार है, इनकी जो ताकत है, स्ट्रेंथ है ना, वो ये लोग नहीं है जो कमेटियों में बैठते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वो है डिजिटल मीडिया। संदेला साहब, ये मैंने बातें बहुत सुनी है, आपके पास कुछ है मेरे साथ शेयर करें? मैं कल दोबारा इसके ऊपर प्रोग्राम रखती हूँ, मैं चाहती हूँ पूरी कौम देखे, मुझे बताएं इन चीजों के बारे में, शेयर करें मेरे साथ। मैं बता रहा हूँ आपको, ये जो इनका डिजिटल मीडिया है, इनको जब से पकड़ा हुआ है, इन पर जब से हाथ डाला हुआ है इमरान खान साहब की, वो जो असल ताकत है जिसके जरिए ये रियासत को ब्लैकमेल करते हैं, जिसके जरिए पंजाब की वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज की किरदार कशी करते हैं, उनके साथ ये सारा कुछ करते हैं ताकि उनकी कारकर्दगी मुतासर हो, कारकर्दगी सामने ना हो। ये बहुत सारी चीजें इनसे पकड़ी गई हैं, इस वजह से अब ताकत मुतासर हुई है
वो जो रीढ़ की हड्डी है इनकी, वो जो डिजिटल मीडिया है वो टूटा है। तो अब खान साहब को याद आया। और फिर मैं एक बात आपको और भी बताऊं, कुछ ये भी इतलात हैं कि इनके राब्ते टीटीपी जैसी जमातों के साथ और ये जो उधर बन्नू वाला है वहां से चीजें भी पकड़ी गई हैं। तो ये तुम्हारी चीजें पकड़ी जाने के बाद असल डर और खौफ ये है, अब वो चाह रहे हैं कि किसी भी तरह से हमारी सुलह सफाई हो जाए। मैं अंदर भी जेल में बैठा रहा हूं, लेकिन हमारे ऊपर ये जो मजीद चीजें, अब देखा नहीं बुशरा बीबी पे भी 9 मई के जो 9 मई वाले मुकदमात हैं वो भी उन पे भी मुकदमात डल रहे हैं। ये बहुत सारी चीजें सामने आ रही हैं। तो ये डर है, ये खौफ है, खतरा है, जिसकी वजह से मुज़ाकरात की तरफ जा रहे हैं। और करना क्यों चाहते हैं? क्या संदेला साहब, आप लोग तो नहीं डर रहे ना? मुझे ये बताएं, आप लोग तो नहीं डर रहे ना? जी, आप लोगों को तो नहीं डर है ना कि ये एस्टैब्लिशमेंट के करीब ना कहीं हो जाए पीटीआई वाले? तो जब ये करीब हो गए थे तो इन्होंने क्या कर लिया था? अगर ये करीब होकर मुल्क की इकोनॉमी को ऊपर ले जाते, मियां साहब के दौर में डॉलर 100 का था, ये 50 में ले तो हम बड़े खुश होते। इन्होंने एस्टेब्लिशमेंट के नजदीक और मुल्क को और ही तबाह किया था। तो डर तो इस बात का है कि अगर ये कहीं करीब होकर बिल्कुल ही बेड़ा गर्क कर दे, हमें इनसे कोई डर नहीं। ठीक है सर, वक्त मेरे पास कम है। ठीक है संदेला साहब, वक्त कम है, मैं एक मिनट जरा बाकी दोनों पार्टिसिपेंट को भी देना चाहती हूँ। नादिर कपूर साहब, एस्टैब्लिशमेंट का जो माजी में किरदार रहा है उससे कोई इनकारी नहीं है, तो अगर पीटीआई एस्टैब्लिशमेंट से ही बात करना चाहती है, फौज के नुमाइंदे से ही बात करना चाहती है, तो आपको लगता है कि इसमें कोई मजाइका है? करने दे उनको बात, क्या पता कोई मसला ही हल हो जाए, पाकिस्तान एक दुरुस्त सिमत की तरफ चला जाए। देखें, पहले तो सबसे पहले तो ये फिर माने कि 2018 में इनको एस्टैब्लिशमेंट ने ही लाया था। इस चीज को नहीं बोले ना कि 2018 में ये अपने बलबूते पे आए थे। और फिर अगर अभी जी 2018 में पीटीआई आई थी, बिल्कुल ठीक है, सॉरी उसी की बात कर रहा हूँ ना मैं। हाँ, उसी की बात कर रहा हूँ मैं। तो 2018 में माने कि एस्टैब्लिशमेंट के आशीर्वाद से ही आए थे और आशीर्वाद की प्रोडक्ट है, बल्कि 2018 में तो चले ये गवर्नमेंट में आए थे। उससे पहले जो पूरे 20 साल का करियर है इनके बानी का, वो उस पर किसने सपोर्ट की थी? जो इनका धरना करवाया था इधर ही डी चौक के ऊपर, जहाँ पे इन्होंने कंटेनर पे खड़े होकर बिजली के बिलें जलाए थे और वादा किया था कि आवाम को रिलीफ देगी। तो वो जलसा किसने करवाया था? ये सारी चीजें माने और फिर अभी खुल के माने कि ये एस्टैब्लिशमेंट के बलबूते पे वापस आना चाहते हैं। ये आवाम को गुमराह नहीं करे ना कि हम डट के खड़े हुए हैं एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ और हम बस आवाम के कंधों पे सवार होके ही आएंगे, आवाम के वोटों से ही आएंगे। हमें इस चीज से कोई इख्तलाफ नहीं है कि ये जिससे बात करना चाहते हैं करें, मगर खुल के कम से कम दरवाजों के पीछे नहीं करें। आवाम को सच बोलें, आवाम डिजर्व करती है कि आवाम जाने इनका जो लीडर है वो कितना असेंबली के उसूली तौर पे पक्का है कि पीटीआई खुल करके करे, क्योंकि बहुत से काम वो खुल करके ही करिए। एनीवेज जी, मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त की कमी है, इंशाल्लाह ताला इस कमी को हम अगले प्रोग्राम में किसी में मैनेज करने की कोशिश करेंगे। मेहमानों का बहुत शुक्रिया, आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। अल्लाह हाफिज।